के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया शायद सबसे विवादित फाइनल, एक ऐसा फाइनल जिसे जीतने के लिए पाकिस्तान ने बेईमानी और घटियापन की सारी हदें पार कर दी थी। हालात ऐसे हो गए थे कि भारतीय खिलाड़ियों को सरेआम चोट पहुंचाने तक की कोशिश की गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की उसी धरती पर भारतीय टीम ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान की हर चाल उसी पर भारी पड़ गई। और वो हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्म थी जिसे पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया है। कहा जाता है कि इसी फाइनल ने भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट की दुश्मनी को सबसे खतरनाक कर दिया। लेकिन इस मैच के बहुत सारे ऐसे राज हैं जो हमसे आज तक छुपाए गए हैं। उन्हें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको भारत की ऐसी ऐतिहासिक जीतों पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। साल 1985 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट का फाइनल अब भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना था, और इसी के साथ यह तय भी हो गया था कि मेलबर्न का क्रिकेट मैदान अब जंग का मैदान बन चुका है। फाइनल जरूर ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन तनाव भारत के एक एक आदमी के अंदर था, क्योंकि पाकिस्तान से हार हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। और भारत के लिए भी राह आसान नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तेज पिच पर उनके पास इमरान खान जैसा खतरनाक गेंदबाज था और जावेद मियांदाद जैसा खूंखार बल्लेबाज। वहीं भारत को इस फाइनल से पहले बड़ा झटका भी लग चुका था, क्योंकि लीग मैच में अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले रोजर बिन्नी बुखार की वजह से ये मैच नहीं खेल पा रहे थे, और उनकी जगह आज टीम में चेतन शर्मा को शामिल किया गया था। पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं, और मुदसर नजर और मोहसिन खान ओपनिंग के लिए उतरते हैं। वहीं भारत की तरफ से नई गेंद थी कपिल देव के हाथों में। मुदसर पहले ही ओवर में फाइन लेग की तरफ गेंद को खेलते हुए एक सिंगल लेकर अपना और पाकिस्तान का खाता खोल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी की कमान संभाली थी चेतन शर्मा ने। ये तो तय ही था, मेलबर्न की इस पिच पर नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को उछाल और स्विंग तो मिलेगी ही। वैसा ही कुछ हो भी रहा था, लेकिन तीसरे ओवर में कपिल की एक उछाल लेती गेंद पर शानदार कट लगाते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाज 3 रन पूरे करते हैं। हालांकि इस शॉट से यह भी पता लग गया था कि आउटफील्ड आज भी लीग मैच की तरह काफी स्लो है, लेकिन इसके बाद कपिल एक शानदार इन स्विंगर डालते हैं, जिस पर मोहसिन खान फ्लिक करने की कोशिश करता है और गेंद सीधा अजहर के हाथों में चली जाती है। और इस तरह कपिल सिर्फ 17 के स्कोर पर पाकिस्तान को पहला झटका दे देते हैं, और भारत को वह शुरुआत मिल जाती है जो फाइनल के बड़े दिन किसी भी फील्डिंग टीम को चाहिए होती है। इस विकेट के गिरने के बाद पाकिस्तान दबाव में आ चुका था, और इसी दबाव को कम करने के लिए रमीज राजा को आज बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा जाता है, ताकि वो आक्रामक बल्लेबाजी करके भारत को दबाव में ला सके। वहीं मुदसर 1-2 रन लेकर अपना स्कोर आगे बढ़ा रहे थे, वो शानदार फॉर्म में भी थे, क्योंकि लीग मैच में वो भारत के खिलाफ शानदार 50 लगा के आ रहे थे। वहीं 10वें ओवर में भारत को रमीज राजा को रन आउट करने का मौका भी मिलता है, लेकिन थ्रो बहुत ही खराब आता है, जिसकी वजह से वो मौका भारत के हाथों से निकल चुका था। फाइनल जैसे बड़े मैच में ऐसे मौके गंवाना बहुत ही भारी पड़ सकता था, और यह बात भारत के खिलाड़ियों के हाव भाव से साफ समझ भी आ रही थी, और पाकिस्तानी दर्शक अब जश्न मना रहे थे। लेकिन अगले ओवर में कपिल देव एक शानदार गेंद पर मुदसर को विकेट कीपर विश्वनाथ के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, और इस तरह पाकिस्तान के सबसे इनफॉर्म बल्लेबाज को भी पवेलियन जाना पड़ता है। मेलबर्न में अब तिरंगा लहरा रहा था, भारतीय दर्शक जश्न मना रहे थे, और सिर्फ 29 के स्कोर पर पाकिस्तान ने अपने दोनों ओपनर गंवा दिए थे, और कपिल देव शायद अपनी गेंदबाजी से अपने उन सभी आलोचकों को जवाब दे रहे थे जो उनकी कप्तानी छीने जाने से खुश थे। अब बल्लेबाजी के लिए कासिम उमर मैदान में उतरते हैं। पाकिस्तानी टीम अब उनसे उम्मीद कर रही थी कि वो शुरुआती झटकों के बाद पाकिस्तान की पारी को संभाल लेंगे, लेकिन कपिल देव उसे पहली गेंद एक शानदार यॉर्कर डालते हैं, और उसके स्टंप्स बिखेर कर पाकिस्तान की इस उम्मीद की धज्जियां उड़ा देते हैं। भारतीय खिलाड़ी अब जश्न मना रहे थे, पूरा स्टेडियम भी जश्न में डूब गया था, और 29 के स्कोर पर ही पाकिस्तान को तीसरा झटका लग चुका था, और ये तीनों ही विकेट द ग्रेट कपिल देव ने लिए थे। कपिल ने अपनी धारदार गेंदबाजी से पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था, और बता दिया था कि उन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी क्यों कहा जाता है। अब बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद आते हैं। कपिल देव हैट्रिक पर थे। दर्शकों के शोर के बीच कपिल देव एक उछाल लेती हुई गेंद फेंकते हैं। से डरते सहमते मियांदाद जैसे तैसे डिफेंस करके कपिल की हैट्रिक को रोक देता है। पाकिस्तान दबाव में आ चुका था। हालांकि अगले ओवर में मियांदाद चेतन शर्मा को एक शानदार चौका लगा के इस दबाव को थोड़ा कम करता है। अब कमेंट्री बॉक्स में कहा जा रहा था कि भारत को आज रोजर बिन्नी की कमी खल रही है, क्योंकि भारत को दूसरे छोर से विकेट नहीं मिल रहे। कपिल को वैसा साथ नहीं मिल रहा जैसा
एक्सपोजर भी नहीं देते थे। लेकिन तभी चेतन शर्मा रमीज राजा को श्रीकांत के हाथों कैच आउट करवा के उन सभी को गलत साबित कर देते हैं और पाकिस्तान के ताबूत में चौथी कील ठोक देते हैं। सिर्फ 33 के स्कोर पर उनके 4 विकेट गिर चुके थे। मेलबर्न के उस मैदान में पूरी तरह से भारत का दबदबा हो चुका था और वो अंग्रेज भी आश्चर्य में डूबे थे जो फाइनल से पहले पाकिस्तान की जीत को तय बता रहे थे। और ऐसे में बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी इमरान खान। अब इमरान और जावेद की जोड़ी पर ही पाकिस्तान की सारी उम्मीदें टिकी थी। वैसे भी जिस तरीके से इस पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, 150 रन चेस करना भी आसान नहीं होने वाला था। वहीं चेतन शर्मा इमरान का स्वागत एक शानदार बाउंसर से करते हैं जो उनके ग्लव से लगकर विकेट कीपर के पास चली जाती है। भारतीय खिलाड़ी जोरदार अपील करते हैं लेकिन अंपायर वो टस से मस ही नहीं होते और इस तरह अंपायर की बेईमानी की वजह से इमरान को एक जीवन दान मिल जाता है और 30,000 से भी ज्यादा मौजूदगी वाले स्टेडियम में एक एक दर्शक को पता था यह क्लियर आउट है, सिर्फ उस अंपायर को छोड़ के जो शायद स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। शायद ये गोरे लोग चाहते ही नहीं थे कि भारतीय फाइनल जीते, क्योंकि अगर यहाँ पर इमरान का विकेट गिर जाता तो मैच पूरी तरीके से भारत का हो जाना था। अब पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ाते हैं, क्रीज पर अपनी निगाहें जमाने लगते हैं। 17वें ओवर में इमरान अपनी गियर बदलते हुए मदन लाल की गेंद को उनके सिर के ऊपर से लॉफ्ट करके चौका लगा देते हैं और इस चौके के साथ बहुत देर से डरे सहमे बैठे पाकिस्तानी दर्शक भी अब जश्न मना रहे थे। लेकिन एक दो चौकों से पाकिस्तान की हालत में सुधार नहीं होने वाला था, क्योंकि उनकी रन रेट अब 3 से भी नीचे जा चुकी थी और एक एक रन के लिए भी उन्हें रन आउट होने तक का रिस्क लेना पड़ रहा था। भारत इतनी शानदार गेंदबाजी कर रहा था। इसके बाद इन 2 रनों के साथ पाकिस्तान अपने 50 रन फाइनली पूरे कर लेता है, लेकिन साथ ही उनकी पारी के 21 ओवर भी अब समाप्त हो चुके थे और पाकिस्तान की टीम अब उम्मीद कर रही थी कि ये उनके 2 सबसे अनुभवी बल्लेबाज उनकी मैच में वापसी करवाएं। तभी अमरनाथ की गेंद जबरदस्त स्विंग होकर मियांदाद के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विश्वनाथ के दस्तानों में जाती है। जोरदार अपील होती है लेकिन अंपायर, वही अंपायर एक बार फिर से नॉट आउट दे देता है। जबकि रिप्ले में साफ साफ गेंद बल्ले के पास से गई थी तो आवाज आई थी और इस तरह उस बेईमान अंपायर की वजह से मियांदाद को भी जीवन दान मिल गया था। और उसके बाद विश्वनाथ और मदन लाल की निराशा साफ साफ देखी जा सकती थी और साथ में ये तो अब समझ आ ही चुका था कि कोई भी फैसला अगर क्लोज हुआ तो ये अंपायर उसे पाकिस्तान के पक्ष में ही देने वाले हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इस सब के बावजूद पाकिस्तान का रन रेट अभी भी 2.52 ही था, इसीलिए इमरान अब बड़े बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज ही नहीं पा रहे थे और आखिरकार जैसे तैसे इमरान रवि शास्त्री की गेंद पर चौका लगाने में सफल होते हैं। बहुत देर के बाद पाकिस्तान के दर्शक भी अब जश्न मना रहे थे। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 33 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 101 रन पर पहुंचा दिया था। भारत के लिए अब इस साझेदारी को तोड़ना बेहद जरूरी था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज वो क्षमता तो रखते थे कि अंतिम ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी की जा सके। और तभी इमरान एक तेज सिंगल लेने की कोशिश करते हैं और कप्तान सुनील गावस्कर एक डायरेक्ट थ्रो लगाते हुए उन्हें रन आउट कर देते हैं और इस तरह वेल सेट इमरान को 35 के स्कोर पर रन आउट होकर वापस पवेलियन जाना पड़ता है। इस तरह अपनी शानदार फील्डिंग से कप्तान सुनील गावस्कर ने भारत को इस मैच का शायद सबसे इंपॉर्टेंट विकेट दिला दिया था। यह विकेट कितना महत्वपूर्ण था यह आपको भारतीय टीम और भारतीय दर्शकों के जश्न से समझ आ ही रहा होगा। ऐसे में बल्लेबाजी के लिए मैदान में आ रहे थे सलीम मलिक, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे और वो आते ही बड़े बड़े शॉट खेलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ठीक इमरान की तरह ही सिर्फ एक एक दो रन ही वो भी ले पाते हैं। मतलब साफ था इस पिच पर बड़े शॉट खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तभी मियांदाद एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका लगाते हैं। हालांकि इसके तुरंत बाद लक्ष्मण सलीम मलिक को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन रवि शास्त्री से कैच छूट जाता था। हालांकि बेहद मुश्किल कैच था। धीरे धीरे अब दोनों बल्लेबाज तेजी से रन भी बना रहे थे। मैच में पहली बार पाकिस्तान का रन रेट 3.25 तक पहुंच जाता है। 39 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 131 रन पर पहुंच चुका था। तभी सलीम मलिक एक बार फिर लक्ष्मण की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब की बार गेंद जाती है सीधा चेतन शर्मा के पास और बिना गलती किए वो कैच लपक लेते हैं और इसी के साथ भारत एक बार फिर साझेदारी को बड़ा होने से पहले ही तोड़ते हुए पाकिस्तान को छठा झटका दे देता है और
अब बल्लेबाजी के लिए वसीम राजा मैदान में आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सारी उम्मीदें तो अब अपने कप्तान जावेद मियांदाद पर टिक गई थी, जो 48 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी लक्ष्मण अपनी एक शानदार फिरकी पर मियांदाद को गच्चा देते हुए स्टंप आउट करवा देते हैं। एक वेल सेट बल्लेबाज को इस तरीके से आउट करना किसी भी स्पिनर के लिए प्राउड मोमेंट होता है, और वही लक्ष्मण शिवरामकृष्णन भी इस समय महसूस कर रहे थे। और यह भारतीय टीम के जश्न से साफ साफ समझ भी आ रहा था। 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर से बैकफुट पे धकेल दिया था। 7वां विकेट उनका गिर चुका था और क्रीज भरते ताहिर लक्ष्मण अपनी हैट्रिक गेंद फेंकते हैं। ताहिर हवा में बड़ा शॉट खेलते हैं, लेकिन अमरनाथ बाउंड्री पर थोड़ा आगे खड़े होते हैं और गेंद उनके सिर के थोड़ा सा ऊपर से छक्के के लिए चली जाती है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वहां पर कपिल देव खड़े होते तो इस गेंद पर लक्ष्मण की हैट्रिक पूरी हो जाती। हालांकि ताहिर इसके बाद ज्यादा देर नहीं टिक पाते और रवि शास्त्री की गेंद पर विकेट कीपर विश्वनाथ को कैच दे बैठे और पाकिस्तान को 142 के स्कोर पर 8वां झटका लग जाता है। वहीं अगले ओवर में लक्ष्मण अनिल को आउट करके अपना तीसरा शिकार कर लेते हैं। अब 42 ओवर में 145 के स्कोर पर पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लग रहा था 150 से नीचे ही भारत पाक को समेट देगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में खेल ना बदले, ऐसा कभी होता है क्या? वसीम राजा और अजीम की जोड़ी अंतिम विकेट के लिए क्रीज पर खूंटा गाड़ कर बैठ जाती है और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर देती है। और बीच बीच में वसीम बड़े शॉट भी लगा रहे थे और ये जोड़ी पूरे 50 ओवर खेल जाती है और पाकिस्तान 176 रन बना देता है। अंतिम विकेट के लिए हुई इस 31 रन की नॉट आउट साझेदारी ने पाकिस्तान को वापस मैच में ला दिया था और पारी समाप्त होने पर मोमेंटम वापस से पाकिस्तान के पास था। और इस पिच पर भारत के लिए 177 रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के पास इमरान खान, अजीज और ताहिर जैसे घातक गेंदबाज मौजूद थे। और फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने का दबाव वो आप शायद समझ ही सकते हैं। 1983 फाइनल में भी तो हमने देखा था ऐसी ही एक तेज पिच पर कैसे भारत के गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को 183 रन भी नहीं बनाने दिए थे। इसलिए अब ये फाइनल रोमांच की सारी हदें पार करने वाला था। भारत की पारी शुरू होती है और 2 धाकड़ ओपनर श्रीकांत और रवि शास्त्री बल्लेबाजी के लिए आते हैं। अब दोनों पर जिम्मेदारी थी कि भारत को एक शानदार शुरुआत दी जाए और दूसरे ही ओवर में रवि शास्त्री एक शानदार ऑफ ड्राइव खेलते हुए 3 रन लेकर भी ये बता देते हैं कि भारत इस फाइनल में किसी तरह के दबाव में नहीं है। वैसे भी एक बड़े मैच में आपकी अप्रोच बहुत मायने रखती है। वहीं शास्त्री ने इस शॉट से दिखाया था। हालांकि इसके बाद दोनों बल्लेबाज बहुत संभल कर खेलते हैं। गेंद सीम और स्विंग हो रही थी और शुरुआती विकेट बचाने जरूरी थे। और वहीं पाकिस्तानी गेंदबाजों ने एक के बाद एक मेडन फेंक कर भारत पर दबाव भी बना दिया था। 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 9 रन था। इमरान खान तो बहुत ही घातक गेंदबाजी कर रहा था, जिस पर हमारे ओपनर लगातार बीट भी हो रहे थे। और काफी देर बाद श्रीकांत एक फ्लिक करते हुए 2 रन लेकर भारत का स्कोर दोहरे अंकों में पहुंचाते हैं। लेकिन इस शॉट के बाद इमरान श्रीकांत से स्लेजिंग करने लगता है, लेकिन श्रीकांत इसका जवाब अगली गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट से देते हैं और तेजी से 3 रन पूरे कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े स्टेडियम में रनिंग बिटवीन द विकेट कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये अब आपको अच्छे से समझ आ ही रहा होगा। पिछली 2 गेंदों पर आई इन 5 रनों ने माहौल को भारत के पक्ष में कर दिया था। 9 ओवर के बाद भारत का स्कोर अब 14 रन था। भारत ने रन भले ही कम बनाए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि कोई विकेट भी नहीं खोया था। लेकिन श्रीकांत वो ऐसे बल्लेबाज थे जो ज्यादा देर तक टुक टुक करके नहीं खेलते थे और अगले ही ओवर में वो इसका नजारा एक शानदार छक्का लगा के देते हैं। और इस छक्के के साथ ही स्टेडियम में मौजूद 30,000 से ज्यादा दर्शकों का शोर आसमान में गूंज रहा था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी इतनी स्विंग होती गेंदों पर भी कोई बल्लेबाज इतना रिस्की शॉट खेलेगा। भारत को अब यहां से जीत के लिए 157 रन बनाने थे और आस्किंग रन रेट अब थोड़ा सा बढ़ के 4 के पास पहुंच गया था। अगले ओवर में रवि शास्त्री भी फ्लिक करके शानदार चौका लगाते हैं। शास्त्री इस पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में थे और इसका नजारा वो आज फाइनल में दिखा भी रहे थे। वहीं श्रीकांत अब खतरनाक मूड में आ चुके थे और उनका बल्ला आग उगल रहा था और वो अगले ओवर में फ्लिक शॉट खेलते हैं और गेंद गोली की रफ्तार से चौके के लिए जाती है। जिस धीमी आउटफील्ड में दूसरे बल्लेबाजों के शॉट सीमा रेखा तक पहुंच ही नहीं रहे थे, वहीं श्रीकांत के शॉट दनाते हुए चौके के लिए जा रहे थे। श्रीकांत की बल्लेबाजी ने मैच का पूरा माहौल बदल दिया था। इसके बाद इमरान गेंदबाज को कुछ टिप्स देते हैं जिससे श्रीकांत को जाल में फंसाया जा सके, लेकिन श्रीकांत तो श्रीकांत ठहरे। वो अगली गेंद पर गेंद को लॉफ्ट करते हुए फिर से सीमा रेखा
के बाहर पहुंचा देते हैं और इमरान को बताते हैं कि तू ही मुझे आउट नहीं कर पाया तो तेरी टिप्स कौन सा दूसरों के काम आने वाली है। भारत के दोनों ओपनरों ने फास्ट बॉलरों को बुरी तरीके से बेअसर कर दिया था, इसलिए मजबूरन पाकिस्तानी कप्तान को स्पिनर वसीम राजा को बुलाना पड़ा। लेकिन श्रीकांत उसका स्वागत भी एक शानदार कट के साथ करते हैं और तेजी के साथ भागते हुए 3 रन पूरे कर लेते हैं और इन्हीं 3 रन के साथ 18वें ओवर में भारत के 50 रन भी पूरे हो चुके थे। इसके बाद अगली गेंद पर रवि शास्त्री भी शानदार लेट कट खेलकर 3 रन पूरे करते हैं। वही श्रीकांत पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और किसी पाकिस्तानी गेंदबाज पर रहम करने के मूड में नहीं थे। वो कदमों का प्रयोग करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा देते हैं। जिस पिच पर बाकी बल्लेबाजों को एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, वहां श्रीकांत बड़ी आसानी से चौके और छक्के लगा रहे थे। एक के बाद एक शॉट लगाते हुए वो 44 के स्कोर पर पहुंच चुके थे और इसके बाद वो फिर से कदमों का प्रयोग करते हुए गेंद को लॉफ्ट करते हैं। गेंद हवा में जाती है लेकिन फील्डर कैच छोड़ देता है और गेंद एक टिप्पा खाकर 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। इसी के साथ श्रीकांत अपनी शानदार 50 पूरी कर लेते हैं। भारत का स्कोर अब 24 ओवर में 77 रन पर पहुंच चुका था। यहां से भारत को जीत के लिए 100 रन की जरूरत थी। आपको दिखने में यह आसान सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन इस मुश्किल पिच पर सिर्फ एक विकेट गिरते ही यह मैच पूरी तरीके से बदल सकता था। वहीं 50 पूरे होने का जश्न श्रीकांत एक और शानदार चौका लगा के बनाते हैं। छोटी गेंद पर चौका पड़ने के बाद रजाओ ने फुल गेंद फेंकता है, लेकिन श्रीकांत तैयार थे। वो शानदार स्वीप करते हैं और गेंद को फिर से चौके के लिए भेज देते हैं। श्रीकांत का ये खतरनाक रूप देखकर इमरान खान को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है, लेकिन श्रीकांत उसे भी नहीं बख्शते और गेंद को लॉफ्ट करते हुए फिर से चौका लगा देते हैं। इसी के साथ भारत के 100 रन भी पूरे हो चुके थे। बिना विकेट के भारत ने 103 रन बना लिए थे। अब जीत के लिए सिर्फ 74 रनों की जरूरत थी और श्रीकांत धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी श्रीकांत एक जबरदस्त तेज हवाई कट खेलते हैं, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली जाती है और श्रीकांत आउट हो जाते हैं। लेकिन आउट होने से पहले श्रीकांत ने 67 रनों की शानदार पारी खेल दी थी, वो भी सिर्फ 77 गेंदों में। उस दौर में ओपनर 40-50 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे। तब भी श्रीकांत ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके वापस पवेलियन जा रहे थे, जिन्होंने मैच में पूरी तरीके से भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया था। बहरहाल अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद अजरुद्दीन मैदान में आते हैं। वहीं रवि शास्त्री तो शानदार बल्लेबाजी कर ही रहे थे। वो एक छोर पर खूंटा गाड़ कर बैठे हुए थे, लेकिन तभी अजहर को शुरुआत में ही पाकिस्तान को आउट करने का मौका मिलता है, लेकिन विकेट कीपर अजहर का कैच छोड़ देता है और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर चली जाती है और इस तरह से मैच में वापसी का एक और बड़ा मौका पाकिस्तान अपनी घटिया फील्डिंग के कारण खो देता है। यह मौका कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इमरान खान के हाव भाव से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद अजहर कदमों का प्रयोग करते हुए एक शानदार चौका लगाकर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। 34 ओवर में भारत का स्कोर 128 रन पर पहुंच चुका था। यहां से भारत को जीत के लिए सिर्फ 49 रनों की जरूरत थी। इसके बाद पाकिस्तानी गेंदबाज ताहिर अजहर को बाउंसर फेंकता है, लेकिन वो उस पर अपनी कलाइयों के सहारे पुल शॉट खेलते हुए गेंद को फिर से चौके के लिए भेजते हैं। अजहर अपनी बल्लेबाजी से पाकिस्तानियों को करारा जवाब दे रहे थे। साथ ही भारतीय टीम उन गोरों को भी जवाब दे रही थी जो हमारी 1983 वर्ल्ड कप जीत को तुक्का बता रहे थे। भारत का स्कोर अब 142 रन पर पहुंच चुका था। यहां से जीत के लिए सिर्फ 35 रनों की जरूरत थी। लग रहा था यही जोड़ी अब तो भारत को जीत दिलवा ही देगी, लेकिन भारत पाकिस्तान के मैच में पता नहीं लगता कब क्या हो जाए और ये तो फाइनल था। ताहिर की एक अंदर आती हुई गेंद पर अजहर बोल्ड हो जाते हैं और भारत को दूसरा झटका लग जाता है और सभी भारतीय टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं अब कोई उलटफेर ना हो जाए। और ऐसे में बल्लेबाजी के लिए आते हैं दिलीप वेंगसरकर, जो गावस्कर के बाद शायद इस टीम के तकनीकी रूप से दूसरे सबसे बेहतर बल्लेबाज थे और अब उन पर जिम्मेदारी थी कि शास्त्री के साथ मिलकर भारत को लक्ष्य तक लेके जाए। और वहीं इस सिंगल के साथ रवि शास्त्री अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम उनके लिए तालियां बजा रहा था। इस सीरीज में उनका तीसरा अर्धशतक था और उनकी आज की शानदार बल्लेबाजी ने भारत को इस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। इसके बाद वो गेंद को फ्लिक करके 2 रन और ले लेते हैं। शास्त्री आज कोई जल्दबाजी कर ही नहीं रहे थे, जैसे सोच कर ही आए हो आज तो जीत दिलवा कर ही वापस जाना है। अब अंतिम 7 ओवर में भारत को सिर्फ 19 रन की जरूरत थी, लेकिन शास्त्री ने शायद सोच लिया था कि इस मैच को अब बहुत लंबा नहीं खींचना है और वो अपनी पारी में पहली बार लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं और गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए पहुंचाकर भारत को लक्ष्य के थोड़ा और पास पहुंचा देते हैं। अब पाकिस्तान ने सारे फील्डर आगे बुला लिए थे ताकि भारतीय बल्लेबाज सिंगल ना ले पाए और बड़े शॉट खेलने के चक्कर
चक्कर में विकेट गवा दे, लेकिन वेंगसरकर एक शानदार हवाई शॉट खेलते हुए 3 रन पूरे कर लेते हैं। हर एक रन अब भारत को लक्ष्य के और नजदीक लेके जा रहा था। इसके बाद पाकिस्तान को शास्त्री को आउट करने का मौका मिलता है, लेकिन विकेट कीपर फिर से कैच ड्रॉप कर देते हैं और पूरे पाकिस्तान में एक बार फिर से मातम सा पसर जाता है। अगर मैं सच कहूं, इस मैच में पाकिस्तानी गेंदबाजी उतनी बुरी नहीं थी, बल्कि उनकी फील्डिंग बहुत खराब थी। 3 कैच ड्रॉप किए थे उन्होंने। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था, स्कोर बराबर हो चुका था और दिलीप वेंगसरकर के इस सिंगल के साथ भारत इस मैच को 8 विकेट से जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर इतिहास रच देता है। पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा के ये बता भी देता है कि उनकी टीम इस भारतीय टीम के आसपास भी नहीं है। रवि शास्त्री 63 और दिलीप वेंगसरकर 18 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। भारतीय दर्शक तिरंगा लहरा रहे थे, ड्रेसिंग रूम में शैंपेन की बोतल खुल चुकी थी और भारतीय खिलाड़ी जश्न में डूब चुके थे, क्योंकि एक टूर्नामेंट की जीत नहीं थी, ये एक ऐसी जीत थी जिसने भारत को क्रिकेट जगत में वो सम्मान दिलाया जो 1983 वर्ल्ड कप की जीत के बाद भी नहीं मिला था। क्योंकि गौरव ने उस जीत को तो बस तुक्का बता दिया था ना, इस जीत ने बता दिया कि ये इस टीम के स्किल की जीत थी। ये टीम बड़े टूर्नामेंट लगातार जीतने का दम रखती है। श्रीकांत को मैन ऑफ द मैच और रवि शास्त्री को मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया और जब पाकिस्तानी टीम अपने मुल्क गई तो उनका स्वागत काले झंडों से किया गया। और इसी के साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट में ऐसी दुश्मनी पैदा हो गई जो आज तक खत्म नहीं हुई है। लेकिन भारत के लिए दुर्भाग्य भी रहा कि कप्तानी का विवाद कपिल देव और सुनील गावस्कर में लगातार चलता रहा, जिससे इस टीम को काफी नुकसान हुआ और टीम अलग अलग गुटों में बंट गई। एक ऐसी सच्चाई है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं एक अलग वीडियो उस पर बनाऊंगा। दोस्तों, भारत की इस जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट में बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी शानदार होगा।